जैव प्रक्रम, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो जैसे इसमें सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है। तो शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से संरक्षण का कार्य करती हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। और जैव प्रक्रम के सम्मिलित कुछ प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वाहन हो गया और उत्सर्जन हो गया, ठीक। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं कि उपचयी और अपचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये प्रायः क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। जो उपचयी क्रियाएं होती हैं, उपचायी क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका हो जाएगा उपचयन, दूसरा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो उपचयन किसे कहते हैं ये समझ लीजिए कि इन क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व के अंदर भागों का आवश्यकतानुसार पहुँचाया जाता है, जो कि कोशिकाओं का एक नया ऊतक का निर्माण करते हैं। मतलब कि अपचयन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। तो अपचयन में क्या आता है, उपचयन में सरल अणुओं से जटिल अणुओं में क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अपचयन क्या होता है, तो अपचयन में क्या होता है कि जो भी कार्बनिक पदार्थ का विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है और उनमें कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वे सभी क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। जैसे आपका इसमें क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, वाहन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। अगला इसमें है पोषण, ठीक। इसमें पोषण जो है इसके बारे में देख लीजिए। तो पोषण किसे कहते हैं, तो सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिनमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब जो जटिल पदार्थ रहता है उसको सरल पदार्थ में क्या करते हैं, हाँ, परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है। अब ये जो जैव रासायनिक प्रक्रम का उदाहरण कौन कौन सा होता है, तो जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक। तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ये भी पोषण का उदाहरण है। और जंतुओं में पाचन की क्रिया, ठीक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और जंतुओं में पाचन की क्रिया, ये आपके क्या है, इसके उदाहरण हैं, ठीक है। आगे इसमें और है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, ठीक। एंजाइम क्या होता है, तो जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैविक उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, ठीक है। आगे इसमें है पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाएगा स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या हो जाएगा, विषमपोषी, ठीक, विषमपोषी पोषण, ठीक है। अब मनुष्य में पोषण कैसे होता है इसके बारे में देख लीजिए, समझ लीजिए। तो मनुष्य में पोषण प्राणी समभोजविद के द्वारा होता है, जिनके निम्न प्रक्रिया हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो भोजन को मुख से लेना। तो भोजन को जो मुख से लेना वही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा क्या होता है, पाचन होता है। तो पाचन क्या होता है, तो पाचन भोजन का पाचन करना, ठीक। जो भोजन हम लोग खाते हैं उसका क्या करना, पाचन करना, वही हमारा क्या है, पाचन। आगे क्या कहलाता है, तीसरा अवशोषण, ठीक। पहला हमने क्या बताया, अंतर्ग्रहण, दूसरा क्या बताया, पाचन, तीसरा हमने क्या बताया, अवशोषण। अवशोषण क्या होता है कि पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषण तत्वों के रूप में रूपांतरित और उसका क्या करना, अवशोषण करना। मतलब जो पचा हुआ भोजन रहेगा उसको क्या करना, अवशोषित करना, ठीक। चौथा आपका हो जाएगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, तो अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिका तक पहुंचाना और उसकी कोशिकाएं श्वसन के लिए उपभोग होना, वही हमारा क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। अगला पांचवा क्या है, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या होता है, तो आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से क्या करना, बाहर निकाल देना, वही हमारा क्या कहलाता है, हाँ, बहिक्षेपण। अगला इसमें है कि मनुष्य में पाचन क्रिया। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कैसे होती है, तो पहला क्या होता है, मुख होता है, ठीक। पहला क्या होता है, मनुष्य के पाचन क्रिया में मुख होता है। तो मुख के में क्या होता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ना, भोजन मुख से ही जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, दंत होता है। दांत का काम क्या होता है, चबाना, ठीक। दांत का क्या होता है, चबाना, ठीक। मुख से जो हम खाएंगे तो उसको क्या करता है, दांत सबसे पहले चबाता है। तीसरा क्या होता है, जीवा। तो जीवा काम क्या होता है कि भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। तो जीवा का काम क्या होता है कि भोजन का लार के साथ पूरी तरह क्या होता है, मिलाना। अगला क्या है, लाल ग्रंथियाँ। ये क्या है आपकी समझ लीजिए। तो स्रावित लाल रस या लार का एमिलेस एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च को मल्टोज शर्करा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो इसमें क्या करता है, जो एंजाइम उपस्थित रहेंगे उसको क्या करेंगे, मल्टोज शर्करा में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि भोजन का ग्रसिका से होकर जाना। तो हमारे मुंह में अमाशय तक एक भोजन नली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं, ठीक। इसमें होने वाली क्यों गति से भोजन का अमाशय तक क्या होता है, पहुंचाता है। मतलब क्या होता है, इसका जो ग्रसिका होता है इससे भोजन अमाशय तक क्या होता है, नली द्वारा पहुंचता है और इसका क्या होता है, भोजन को अमाशय तक पहुंचाना।
तीसरा क्या है आपका अमाशय। अमाशय किसे कहते हैं? तो मनुष्य का अमाशय भी एक क्या है, ग्रंथि है, जो जठर रस का स्राव करता है। यह जठर रस पेशिस जैसे पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा आदि का क्या करता है, मिश्रण करता है। ये हमारे किसका अमाशय काम है। अगला क्या है इसमें, यकृत है। ठीक, तो यकृत का क्या काम होता है? तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है, जिसमें पित्त लवण होता है, और यह आहार नाल से इस भाग में भोजन के साथ मिलकर वसा का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक, वसा क्या करता है, पाचन करता है। अगला क्या है, पित्त रस का, चलिए अगला क्या है आपका, पित्त रस का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो पित्त रस का कार्य क्या होता है? तो अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय एंजाइमों की क्रिया के लिए यकृत से स्रावित पित्त रस से उसे क्या करता है, क्षारीय बना देता है। ये पित्त रस का कार्य होता है। दूसरा इसमें क्या कार्य होता है कि वसा की बड़ी गोलिकाओं के लिए इंसुलिनीकरण के द्वारा पित्त रस की छोटी वसा गोलिकाओं में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला इसमें क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय क्या होता है? तो अग्नाशय की एक ग्रंथि है जिसके दो भाग होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा क्या हो जाएगा, बाह्य स्रावित ग्रंथि। ठीक है, अब अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम अग्नाशयीय रस बनाते हैं। जैसे पहला इसमें हो जाएगा एमिलेस एंजाइम हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम हो जाएगा। तो एमिलेस एंजाइम क्या हो जाएगा, यह स्टार्च का पाचन कर ग्लूकोज में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या हो जाएगा, यह प्रोटीन का पाचन कर पेप्टोस में करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और लाइपेज एंजाइम क्या हो जाएगा, तो वसा का पाचन वसा अम्ल से में करता है। ठीक है, अगला इसमें क्या है आपका, दीर्घरोम। दीर्घरोम क्या होता है? तो मनुष्य के छोटी आंत या क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्धन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, अब दीर्घरोम का कार्य क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। तो ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र पर बढ़ा देते हैं, और ये जल तथा भोजन को अवशोषित कर कोशिकाओं तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। ठीक है, ये दीर्घरोम का कार्य होता है। अगला आपका क्या है, श्वसन। श्वसन के बारे में जानते हैं। तो आहार नाल की वह गति जिसमें भोजन आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है, पहुँचाता है, या उसमें संकुचित गति करता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो भोजन प्रक्रम के दौरान हम जो खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं, इन खाद्य पदार्थों को प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं में होता है। तो जीव की इन ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कोशिकाओं प्रक्रमों में उपयोग करता है। जैसे आपका क्या पहला क्या हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, श्वसन लेना हो जाएगा। ठीक, विभिन्न जैव प्रक्रमों के ऊर्जा। ठीक है, ये भी सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। आगे इसमें हम देखते हैं, और इसमें क्या है आपका, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी इसमें बताया गया है, और ऑक्सीजन का अभाव में भी बताया गया है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में बताया गया है। ठीक है, अगला इसमें हम देखते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है। तो ग्लूकोज विखंडन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, अब वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज विखंडन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में अंतर भी होता है। जैसे अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, तो अवायवीय में होता है कि इसमें 2 कार्बन परमाणु वाला एटीपी उत्पन्न होता है, और यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। तीसरा क्या होता है, यह निम्न वर्गीय जीव जैसे ईस्ट कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसी तरह वायवीय का होता है, तो इसमें 3 कार्बन वाले एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह सभी उच्च वर्गीय जीवों में पाया जाता है। अगला इसमें आपका इंपॉर्टेंट है धमनी और शिरा में अंतर। ठीक, धमनी और शिरा। तो धमनी क्या होता है, धमनी में शिरा में क्या अंतर होता है? पहला क्या होता है धमनी में, कि हृदय में रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाली रक्त नलिकाओं में धमनी कहते हैं। शिरा की तुलना में धमनी की मोटाई पतली होती है, और इसकी आंतरिक गोलाई कम होती है। इसमें रक्तदाब उच्च होता है। ठीक है, इसी तरह आपका शिरा में भी होता है। तो शिरा की मोटाई अधिक होती है, इसकी आंतरिक गोलाई अधिक होती है, और इसमें रक्तदाब क्या होता है, कम होता है। और सामान्यतः शिरों में CO2 प्रवाहित होता है। ठीक है, देखिए इसमें आपका है जैसे अगला मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में समझते हैं। तो हृदय एक क्या होता है, पेशी अंग होता है, जिसकी संरचना हमारी मुट्ठी के आकार जैसी होती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त प्रवाह के दौरान एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए यह कई कोशिकाओं में बटा हुआ है, जिसका कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों के रक्त को इकट्ठा करना, और फिर क्या करना, उसे पंप करना। ठीक है, और अन्य भागों तक क्या करना है, पहुँचाना। ठीक, ये हृदय का कार्य होता है। तो इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 2 बाईं ओर होता है और 2 दाईं ओर, जिसका नाम और कार्य क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्या होता है, दायां अलिंद होता है। तो दायां अलिंद क्या होता है, यह शरीर के ऊपरी और निचले भाग में रक्त को इकट्ठा करता है, और पंप द्वारा दायां निलय को क्या करता है, भेज देता है। अब दायां निलय क्या होता है, यह रक्त को फुसफुस धमनी के द्वारा फुसफुस फेफड़ों को ऑक्सीकृत होने से भेजता है। उसके बाद बायां आलिंद होता है। ठीक है, यह रक्त को फुसफुस शिरा के द्वारा लाया जाता है, और यह रक्त को इकट्ठा कर बायां निलय में क्या करता है, भेज देता है। बायां निलय क्या होता है, तो बायां निलय बायां आलिंद से भेजे गए रक्त को महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर तक क्या करता है, संचारित करता है। ठीक है, तो इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। पहला दायां आलिंद हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा, बायां आलिंद हो जाएगा, और बायां निलय हो जाएगा। ठीक है,
आगे इसमें जैसे आपका हृदय का कार्य विधि क्या है, हृदय कैसे कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे जो दायां आलिंद होता है वो बीऑक्सी जनित रुधिर शरीर में आता है तो यह संकुचित होता है। इसके नीचे वाला संघट कोष्ठ दायां निलय में फैल जाता है और रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है। जब यह पंप करता है तो इसके वलय रुधिर के उल्टी दिशा में क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। ठीक है। अगला क्या है इसमें कि पुनः जब रुधिर आश्रित होकर फुसफुस के हृदय में वापस जाता है तो यह रुधिर बायां आलिंद में प्रवेश करता है, जहाँ इसे एकत्रित कर समय बायां आलिंद क्या करता है, शिथिल रखता है और अगला कोष्ठ बायां निलय फैलाता है। तब यह संकुचित होता है जैसे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। ठीक है। अपनी बारी पर जब यह पेशियां बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में क्या करता है, पंपित हो जाता है। अब हृदय का कार्य क्या होता है, तो वाल्व रुधिर के उल्टी दिशा में प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। अगला इसमें है आपका रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं किसे कहते हैं, तो हमारे रक्त में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। पहला होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, दूसरा होता है लाल रक्त कोशिकाएं, तीसरा होती हैं क्या, प्लेटलेट्स। ठीक है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का क्या काम होता है, तो ये हमारे शरीर में बाहरी तत्वों या संक्रमण से लड़ती हैं। ठीक है। और लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है, ये क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन की बनी होती हैं जो रक्त को लाल रंग क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। मतलब जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन प्रदान करती हैं और रक्त क्या करती हैं, लाल, इसी कारण लाल रहता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो रक्त को लाल रंग प्रदान करना और क्या करना कि यह ऑक्सीजन से उच्च बंधित रहता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अगला इसमें आपका है प्लेटलेट्स। इसका कार्य क्या होता है, तो शरीर के किसी भाग से रक्त स्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। ठीक है। अगला इसमें आपका क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, तो रक्त कोशिकाओं के अलावा रक्त में एक और संयोजी ऊतक पाया जाता है जो रक्त कोशिकाओं के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, जिसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं और प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप से क्या करती हैं, वहन करती हैं। ठीक है। अगला इसमें आपका क्या है, रक्तदाब। तो रक्तदाब क्या होता है, तो रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्तदाब। और रक्तदाब आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रकुचन दाब होता है, दूसरा क्या होता है, अनुथिलिन दाब होता है। ठीक है। एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, 120 mm पारा से 80 mm पारा होता है। ठीक है। अगला क्या है इसमें, लसिका। तो कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय आवास में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह प्लाज्मा की तरह एक रंगहीन तरल पदार्थ है जिसे क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, तरल ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्या है, रसिका का बहाव शरीर में एक तरफ होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर। यह रक्त नलिकाओं में न बहकर इसका बहाव अंतर कोशिकाओं आवास में होता है, जहां से यह लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार यह तंत्र का निर्माण करता है जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। इस तंत्र में जहां सभी लसिकाएं कोशिकाएं लसिका ग्रंथि से जुड़कर एक जंक्शन का निर्माण करती हैं। लसिका ग्रंथि लसिका में उपस्थित बाह्य कारकों से जो संक्रमण के लिए उत्तरदायी होती हैं उसे क्या करती हैं, सफाई करती हैं। ठीक है। अगला इसमें देखते हैं लसिका का कार्य क्या होता है। तो पहला इसमें ये होता है कि यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और वहन में क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा क्या करता है, पचा हुआ तथा क्षुद्रांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा ही होता है। तीसरा इसमें होता है कि बाह्य कोशिका अवकाश में इकट्ठित अतिरिक्त तरल को वापस रक्त तक ले जाता है। ठीक है। अगला इसमें हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम कार्य क्या होता है कि यह मृदा प्राप्त जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भाग जैसे पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, यह पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पादों को पौधों के लिए भागों तक क्या करता है, वहन करता है। ठीक है। अगला बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो यह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपचाई वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। इसमें है अगला कि बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन क्या होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है, जटिल होती है, इसलिए इनमें इन कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। ठीक। अगला है इसमें मानव के उत्सर्जन। तो मानव के उत्सर्जन अंग के नाम जैसे आप लोगों को पहला क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मूत्र वाहिनी हो जाएगी, तीसरा क्या हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, वृक्क। ठीक। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अगला क्या है इसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनियों में होते हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तक का एक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती हैं। ठीक है। अब उत्सर्जित पदार्थों के नाम, जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है तो उसमें पहला हो जाएगा नाइट्रोजनी विजर्य पदार्थ जैसे यूरिया, दूसरा हो जाएगा यूरिक अम्ल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, क्रिएटिन हो जाएगा। ठीक। अगला क्या है इसमें वृक्क का कार्य क्या होता है, तो यह शरीर में जल और अन्य द्रवों का संतुलित बनाता है